हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। इसे हम पढ़ेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू। बेसिकली जब एक कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है कि किसी भी पर्सन को अगर कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो उसे कंपीटेंट होना पड़ेगा। कंपीटेंट कौन होता है? जो 18 साल से ऊपर है, जो एक मेजर है। अगर माइनर किसी एग्रीमेंट में आता है तो वहाँ पर क्या स्टेटस रहेगा, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। एक केस था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें एक माइनर ने मनी लेंडर से 20,000 रुपये ले लिए, ठीक है, अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी। जैसे हम मॉर्टगेज करते हैं ना, कोई ज़मीन कुछ भी गिरवी रख के 20,000 रुपये उधारी ले लिए। अब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा क्या रहा कि एक माइनर के साथ अगर कोई डीलिंग हो रही है उसका स्टेटस क्या रहेगा। पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, वो वॉइड रहेगा, वॉइडेबल रहेगा। इस केस से मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष से कोर्ट ने हेल्ड किया कि माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वॉइड एब इनिशियो है। तो यहाँ पर ठीक है, माइनर ने 20,000 रुपये ले लिए और ज़मीन मान लो गिरवी रख दी। अब 20,000 भी हो गए उसके, और ज़मीन भी उससे ले नहीं सकता मनी लेंडर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है। तो यहाँ पर क्या रहता है? धर्मोदास वॉज द प्लेंटिफ, ठीक है, ब्रह्मोदत्त वॉज द मनी लेंडर। ये धर्मोदास जो था ना, वो आपका माइनर था। आफ्टर ब्रह्मोदत्त डेथ अपील वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय हिज एग्जीक्यूटर्स। ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है जब ये केस चल रहा होता है। फिर उसके अगेंस्ट जो हमारा माइनर था, उसके अगेंस्ट मनी लेंडर के जो एग्जीक्यूटर्स थे या उसके हेयर्स होंगे, लीगल हेयर्स, उन्होंने केस किया। Later on, an action was taken against the moneylender on behalf of the minor for declaration that the mortgage was void and inoperative. धर्मोदास ने खुद ही केस कर दिया कि हमारा जो ये अग्रीमेंट हुआ है ये वॉइड है और इनऑपरेटिव है। तो बेसिकली 3 चीज़ें हमारे कोर्ट के सामने आई। सबसे पहली क्या? दैट एस्टॉपल शुड बी अप्लाइड अगेंस्ट द माइनर। एस्टॉपल का क्या मतलब होता है कि अगर एक बात एक पर्सन ने कर दी, उसके बाद उस बात से वो पर्सन मुकर नहीं सकता, तो एस्टॉपल लगाया जाए माइनर के अगेंस्ट, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया था, अब उसे वापस जाने की ऑप्शन नहीं है। कैसे कि उसने एक फॉल्स स्टेटमेंट बनाई, फॉल्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करी, और दूसरे बंदे को उसने विश्वास दिलाया कि वो सच है, और उसके बेसिस पे उसने कुछ काम करा। It was held that this doctrine is not applicable in the present case as the agent knew the truth and was not misled by the false statement. अब जो मनी लेंडर का एजेंट था उसको माइनर का पता था कि वो माइनर है। अब इसका मतलब ये है कि फॉल्स स्टेटमेंट थी ही नहीं, तो फॉल्स स्टेटमेंट थी ही नहीं तो एस्टॉपल हम नहीं लगा सकते, ठीक है जी। फिर डिफेंडेंट जाता है आपका सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। क्या कहता है कि वहाँ पर क्लेमिंग दैट ही हैज़ अ राइट टू रिस्टोर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड शुड बी रिस्टोर्ड विद द बेनिफिट विच द अदर पार्टी हैज़ रिसीव्ड। अब ये कहता है कि एक मेरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी भी पार्टी ने कुछ बेनिफिट लिया है तो वो मुझे वापस मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर माइनर ने क्या बेनिफिट लिया था? वो 20,000 रुपये। अब वो क्या कहता है, वो जो पैसा है उसने लिया है वो मुझे वापस दिलवाया जाए। द कोर्ट ग्रांटेड नो रिलीफ एज द सेक्शन 65 अप्लाई टू वॉइडेबल केसेस। अब वो वॉइडेबल केसेस पे अप्लाई करता है, और माइनर का केस क्या है? वॉइड एब इनिशियो, ठीक है भाई। अब वॉइडेबल केसेस की बात हो रही है, माइनर का केस वॉइड एब इनिशियो है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपकी बात आती है सेक्शन 65 की। यहाँ पे क्या कहता है कि हम मुझे रिस्टोर कराया जाए। तो काउंसिल क्या कहती है कि देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि पार्टीज कंपीटेंट ही नहीं थी। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब पार्टीज कंपीटेंट हो, एंड इन अ माइनर्स केस देयर नेवर वॉज एंड नेवर कुड हैव बीन एनी कॉन्ट्रैक्ट, दस अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड। कि जब कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता था तो कौन सा रिस्टोरेशन रह जाता है। फाइनली मनी लेंडर सेक्शन 33 ऑफ SRA पे आ जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो इस टाइम पे प्रेजेंटली हम 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं। द कोर्ट हैड द डिस्क्रिशन। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका डिस्क्रिशनरी एक्ट था, और उसने ये एक डिस्क्रिशन दे देता है जज को कि वो
जस्टिस या मतलब रिलीफ ग्रांट करे या ना करे। जज ने क्या बोला, इट केम टू द कंक्लूजन दैट जस्टिस डिड नॉट रिक्वायर देम टू ऑर्डर द रिटर्न बाय द रिस्पोंडेंट ऑफ मनी एडवांस टू हिम विथ फुल नॉलेज ऑफ हिज इन्फेंसी। ये क्या कहता है कि भैया अगर आपको पहले से ही सारी नॉलेज थी कि वो माइनर है, उस केसेस में जस्टिस ये नहीं कहता है कि आप उस पैसे को रिटर्न कीजिए। तो कोर्ट ने कहीं पर भी उसे सपोर्ट नहीं किया, ना ही एस्टॉपल में, ना ही सेक्शन 64 एंड 65 में, ना ही सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो इस केस से हमें क्या समझ में आता है कि माइनर का केस वॉइड एब इनिशियो था और उसके अगेंस्ट हम कोई भी रेमेडी नहीं यूज़ कर पाए, कोई भी तरह से अपना दिया हुआ पैसा यूज़ नहीं कर पाए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक माइनर को इतना बेनिफिट क्यों है। अ चाइल्ड में शो पुअर जजमेंट इन मेकिंग पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट। वो इमेच्योर होता है और इग्नोरेंट होता है, तो इस वजह से उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। लॉ बेसिकली गार्डियन की तरह एक्ट करता है माइनर की और उसे उसके गलत डिसीजन से प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आपका आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। माइनर्स अग्रीमेंट बीइंग वॉइड एब इनिशियो इज़ बिरेफ्ट ऑफ एनी लीगल इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि उसका अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई भी लीगल इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। इसको हम जैसे कैसे पढ़ेंगे, तो आपका आता है सबसे पहला जैसे प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, जो हम पहले भी देख चुके हैं। एस्टॉपल एक रूल ऑफ एविडेंस है या इसे रूल ऑफ इक्विटी भी बोला जाता है, विच प्रिवेंट्स अ पार्टी फ्रॉम गोइंग बैक ऑन हिज प्रॉमिस। कि अगर किसी ने कोई वादा कर दिया है तो उसको उस वादे पर रहना पड़ता है। द रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड, ही कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम प्लीडिंग द ग्राउंड ऑफ हिज माइनॉरिटी। वो हमेशा बोल सकता है कि वो माइनर है। जैसे कि अभी हमने देखा था पहले भी कि उसने क्या बोला कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए कि भैया एक माइनर जो होता है वो इमेच्योर है, इग्नोरेंट है, तो इसलिए उसके अगेंस्ट जो है हम एक्शन नहीं ले पाते। तो यहाँ पर ये कहता है कि वो कभी भी अपनी माइनॉरिटी की प्ली ले सकता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ। फिर आपका केस आता है एक खानगुल वर्सेस लखा सिंह का। इसमें क्या, इट वॉज हेल्ड दैट लॉ ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। फर्दर, law of estoppel is a general rule and has to be subject to the special law contained in Contract Act. Thus, he cannot be stopped from taking the plea of minority. एक रूल होता है, अगर आपका जनरल लॉ है और स्पेशल लॉ बन जाता है कहीं पे, तो जो स्पेशल लॉ होता है ना वो जनरल लॉ के ऊपर हावी हो जाता है। जनरल तो आपको बेस बता रहा होता है, स्पेशल लॉ का पर्पस ही ये होता है कि वहाँ पर ना सही से डील नहीं हो पा रहा होता है वो पॉइंट, इस वजह से हम स्पेशल लॉ बनाते हैं। तो अगर स्पेशल लॉ बन गया तो उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। फिर आपका आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन बेसिकली मतलब होता है टू रिस्टोर द बेनिफिट विच अ पर्सन हैज़ ऑब्टेन्ड एंड इट्स मेन पर्पस इज़ टू रिस्टोर द पोजीशन ऑफ द विक्टिम। कि अगर किसी ने कोई भी फ़ायदा उठाया है तो बेसिकली उसका जो भी नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर करना, ताकि आज अगर मेरा कोई नुकसान हुआ है किसी और की वजह से, ठीक है, तो मेरे पास मान लो 100 रुपये हैं और किसी की वजह से मेरे पास आज 90 रुपये रह गए, ठीक है। अब रेस्टिट्यूशन से क्या होगा कि वो जो 10 रुपये जो मेरा लॉस हुआ था वो मुझे दिए जाएंगे, ताकि जिस पोजीशन पे मैं थी 100 रुपये पे मैं थी वो 100 रुपये मेरे वापस आ सके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ओरिजिनल पोजीशन पे आना, दूसरा कि कोई मेरा फ़ायदा ना उठा पाए। अब आपका केस आता है लेस्ली वर्सेस शील का। इसमें डिफेंडेंट ने, जो कि एक माइनर था, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया कि वो मेजर है और 2 लोन ले लिए $200 यूरो जिसके भी प्लेंटिफ से। प्लेंटिफ ने एक एक्शन लाया अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए। इसमें जो जस्टिस थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, द कोर्ट में डायरेक्ट द माइनर टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी टू द अदर एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेसेबल इन हिज पोजेशन। अभी कहता है कि हम कह तो देंगे कि भैया प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दो, लेकिन तभी तक कर सकते हैं जब तक कि वो प्रॉपर्टी माइनर के पास है, हम उसे ट्रेस डाउन कर सकते हैं। कि मान लो चेयर है, कुर्सी है, टेबल है, कुछ भी है, वो ट्रेस डाउन कर सकते हैं।
When the miner has sold the goods or converted them, he cannot be made to repay the value of the goods because that would amount to enforcing a void contract. अब ये कहता है कि अगर मान लो मैंने कुर्सी ली और उसको मनी में चेंज कर दिया तो दैट इज़ नॉट एनफोर्सेबल, उसको हम नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर गुड्स को कन्वर्ट कर दिया तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाती है क्योंकि सिर्फ गुड्स ही ट्रेसेबल होते हैं। So, doctrine will also not be applicable where the miner has obtained cash instead of goods. तो बेसिकली अगर आपने कैश लिया है गुड्स की जगह तो वहाँ पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं चलेगा। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड इफ दैट बी अलाउड दैट वुड अमाउंट टू एनफोर्सिंग द अग्रीमेंट टू रिपे द लोन विच इज़ वॉइड। कि अगर हम मनी को रिकवर करने के लिए बोल देते हैं तो बेसिकली एक वॉइड अग्रीमेंट को इन्फोर्स कर रहे हैं जो कि हम अलाउ नहीं कर सकते। फिर ये इंडिया में आया आपका लैंडमार्क केस जो अभी ने पहले भी देखा था, खानगुल वर्सेस लखा सिंह का, जहाँ पर प्लेंटिफ ने परचेज की हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डिफेंडेंट जो कि माइनर था और प्लेंटिफ ने उसे 17,500 रुपये भी दे दिए। डिफेंडेंट ने अपनी प्रॉपर्टी देने को मना कर दी, प्रॉपर्टी भी रख ली और 17,500 भी रख लिए। प्लेंटिफ ने केस डाला सॉट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या मेरे पैसे वापस करे जाएं, या तो मुझे प्रॉपर्टी दे दो या मेरे पैसे वापस कर दो। कि माइनर ने ना तो प्रॉपर्टी दी ना ही मेरे पैसे दिए, तो ये तो बहुत गलत है। 17,500 बहुत बड़ा अमाउंट है। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वॉज वेदर लेस्लीज केस इज़ एप्लीकेबल इन इंडिया, क्या लेस्ली का केस एप्लीकेबल है इंडिया में, या सेक्शन जो हमने पहले भी देखा 31 एंड 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्या उसके अंडर माइनर को हम पैसा पे करने को कह सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं लेस्ली वाली बात। इसमें जज जो थे उनका नाम शादी लाल था। वो कहते हैं रिफ्यूज़ टू अप्लाई द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन एज पर लेस्ली वर्सेस शील, according to which there can be restoration of specific goods and property if it can be traced, कि जिसके हिसाब से लेस्ली वर्सेस शील के हिसाब से सिर्फ वही रिस्टोर किए जा सकते हैं अगर वो माइनर के पास है, उस माइनर से हम ट्रेस कर सकते हैं, और इट वुड अमाउंट टू एनफोर्सिंग द माइनर्स एग्रीमेंट। तो बेसिकली जज शादी लाल ने क्या हेल्ड किया कि उन्होंने लेस्ली वर्सेस शील के केस को अप्लाई नहीं किया और हेल्ड किया माइनर में बी आस्क्ड टू रिटर्न द मनी एज आस्किंग द रिटर्न ऑफ द इल गॉटन मनी इज़ नॉट द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट इज़ ओनली रिस्टोरेशन ऑफ प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। ये क्या कहता है कि बेसिकली माइनर को अगर हम पैसे वापस करने को कह रहे हैं तो बेसिकली हम उस गलत तरीके से लिए गए पैसे को वापस करने को कह रहे हैं, ना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्समेंट के लिए। बस बेसिकली हम उसको कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो पोजीशन थी एक पर्सन को वापस उसी में लाने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, क्या माइनर को सेक्शन 31 और 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पैसा पे करने को कह सकते हैं। अब ये कहता है एज पर दीज सेक्शंस ओनली प्लेंटिफ कैन गेट द रिलीफ, सिर्फ प्लेंटिफ ही रिलीफ ले सकता था, लेकिन इस केस में माइनर कौन था, डिफेंडेंट था। However, in equity, irrespective of the fact that the minor is the plaintiff or defendant, he should be asked to compensate the other. अब इधर केस में इक्विटी की प्ली लेते हुए, इक्विटी मतलब कि जस्टिस मेंटेन करने के लिए उसकी प्ली लेते हुए उन्होंने बोला कि माइनर चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट उसे पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रेजेंट पोजीशन इंडिया में क्या है कि सेक्शन 33 whereby the court may require the minor to restore such benefits as he has received under the contract irrespective कि वो contract void है, voidable है। ठीक है, अब इंडिया में सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर माइनर से जो उसने फ़ायदा उठाया है उसको रिस्टोर करने को कह सकते हैं। और एक आपका सेक्शन 68 भी आता है जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर कुछ भी नेसेसरी गुड्स माइनर को सप्लाई किए जाते हैं तो वहाँ पर माइनर की लाइबिलिटी हो जाती है उनके लिए पे करना। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर वर बाइंडिंग ऑन हिम, तो ये माइनर के ऊपर बाइंडिंग है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई डाउट है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।